आज के इस लीगल वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत आने वाले संस्कृति नामक टॉपिक का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि संस्कृति किसे कहते हैं। संस्वीकृति में संपूर्ण कथन को स्वीकार किया जाना चाहिए, संपूर्ण कथन से इनकार किया जाना चाहिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। संस्वीकृति, जिसे जुर्म इकबाल भी कहा जाता है, इसका उत्तर देख लेते हैं। संस्वीकृति शब्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित नहीं है। संस्कृति संबंधी सभी उपबंध स्वीकृति शीर्षक में दिए गए हैं, जिससे यह विधानमंडल का आशय प्रकट होता है कि जहां तक परिभाषा का संबंध है, विधानमंडल स्वीकृति और संस्वीकृति में कोई आधारभूत भेद रखने का आशय नहीं रखता है। इस प्रकार स्वीकृति की परिभाषा संस्वीकृति के संबंध में भी प्रयोज्य समझा जाना चाहिए। यदि अभियुक्त द्वारा किया गया कथन विवादक तथ्य एवं सुसंगत तथ्य के बारे में निष्कर्ष इंगित करता है, तो डांडिक मामले में ऐसी स्वीकृति या कथन संस्वीकृति कहा जा सकता है। स्टीफन महोदय के अनुसार संस्वीकृति एक ऐसी स्वीकृति है जो अपराध के आरोपी व्यक्ति द्वारा किसी समय की गई होती है, जिससे यह निष्कर्ष इंगित होता है कि उसने अपराध कारित किया है। स्टीफन महोदय के उपयुक्त परिभाषा को पाखला नारायण स्वामी बनाम एम्परर 1939 के प्रकरण में प्रिवी काउंसिल ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रयोजन के लिए अस्वीकार कर दिया तथा लॉर्ड एटकिन महोदय ने धारण किया कि नंबर 1, कोई स्वीकृति संस्वीकृति तब कहलाएगी जब अभियुक्त अपने अपराध को स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि मैंने अपराध किया है, या कम से कम उन तथ्यों को स्वीकार करता है जिससे अपराध का गठन होता है। नंबर 2, गंभीर रूप से फंसाने वाली स्वीकृति, यहाँ तक कि निश्चायक रूप से फंसाने वाले तथ्य स्वयं में संस्वीकृति नहीं होगा। प्रिवी काउंसिल द्वारा दी गई परिभाषा को भारतीय उच्च न्यायालय ने पलविंदर कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में स्वीकार कर लिया। पलविंदर कौर का अपने पति की हत्या के आरोप में विचारण हुआ। उसने न्यायालय में कथन किया कि मेरे पति, जो फोटोग्राफी के शौकीन थे, फोटो धोने के लिए एक ऐसा पदार्थ खरीदा था जो बहुत जहरीला था। मैंने उस पदार्थ को उस अलमारी में रख दिया जहां पेट दर्द की दवा की शीशी रखी थी। मेरे पति के पेट में दर्द हो रहा था। उन्होंने दवा के स्थान पर फोटो धोने का पदार्थ पी लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने एक रिश्तेदार मोहिंदर पाल की सहायता से शव को एक बक्से में भरकर कुएं में फेंक दिया। उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि पलविंदर कौर के इस कथन को संस्वीकृति नहीं कहा जा सकता, जहां अभियुक्त के कथन का एक अंश अपराध में फंसाने वाला हो और कथन का दूसरा भाग अपराध में न फंसाने वाला हो तथा अभिलेख पर कोई अन्य साक्ष्य उपलब्ध न हो, तो वहां न्यायालय केवल फंसाने वाले अंश को स्वीकार तथा न फंसाने वाले अंश को अस्वीकार नहीं कर सकता। ऐसे मामलों में या तो संपूर्ण कथन को स्वीकार किया जाना चाहिए या संपूर्ण कथन को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। मिले जुले कथन के संबंध में आंग्ल विधि के अंतर्गत सब कुछ न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया जाता है। न्यायालय कथन के भिन्न भिन्न भागों को मूल्यांकित करते हुए उनकी महत्ता निर्धारित कर सकता है। एक वाद आया था इसमें, आर बनाम मैक ग्रेगर तथा आर बनाम स्टोरी, 2 वाद आए थे। इस मामले में लॉर्ड पार्कर महोदय ने कहा कि आंग्ल विधि में कोई संस्वीकृतकारी कथन मात्र इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि उसका एक अंश नहीं फंसाने वाला है। संपूर्ण दायित्व न्यायालय पर होगा कि वह कथन के किस अंश पर विश्वास करता है और किस अंश पर नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय उच्चतम न्यायालय पर भी इस सिद्धांत के विकास का प्रभाव हुआ। एक अगला वाद आया था निशिकांत झा बनाम स्टेट ऑफ बिहार। एक और वाद आया था केशव राम बनाम स्टेट। इन मामलों में उच्चतम न्यायालय ने धारण किया कि अभियुक्त के कथन के एक भाग पर विश्वास करना तथा कथन के दूसरे भाग पर विश्वास न करना कोई गलत कार्य नहीं है। न्यायालय अभियुक्त व्यक्ति के दोषी कथन
को स्वीकार करते हुए तथा निर्दोष कथन को छोड़ते हुए अभियुक्त व्यक्ति को दंडित कर सकता है। ऐसा दंडादेश विधिमान्य होगा। अगला टॉपिक इसके अंदर आता है संस्वीकृति में संपूर्ण कथन को स्वीकार किया जाना चाहिए या संपूर्ण कथन से इनकार। चलिए इसे देख लेते हैं। इस कथन का तात्पर्य दो बातों से है। नंबर 1, पूरे बयान को पढ़कर यदि अपराध का बोध होता है तो ऐसा बयान अर्थात कथन संस्वीकृति की श्रेणी में आएगा। नंबर 2, साक्ष्य के रूप में यदि ग्राह्य होगा तो पूरा बयान ग्राह्य होगा और यदि अग्राह्य होगा तो पूरा बयान अग्राह्य होगा। किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि पूरे बयान पर विश्वास किया जाए या पूरे बयान पर अतिविश्वास किया जाए। यदि बयान अर्थात कथन के भाग इस प्रकार पृथक किए जा सकते हैं कि वे एक दूसरे पर निर्भर न हो तो उसमें से एक भाग पर विश्वास किया जा सकता है और दूसरे पर नहीं। परंतु बयान के भाग यदि इस प्रकार हैं कि उन्हें एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता तो पूरे बयान पर विश्वास किया जाना चाहिए या पूरे बयान पर अविश्वास। चाहे जो भी परिस्थिति हो, विश्वास करने या न करने का समुचित आधार होना चाहिए और इस बात उसी स्थिति में किया जाना चाहिए जब अन्य साक्ष्य या परिस्थिति से अंशतः कुछ भाग साबित होता हो या नितांत अविश्वास पूर्ण हो, जो कदापि सच नहीं हो सकता। उपरोक्त तरीके का उच्चतम न्यायालय ने निशिकांत झा बनाम स्टेट ऑफ बिहार तथा केशव राम बनाम स्टेट के मामले में अनुसरण किया। अगला बात आया था केशव राम बनाम स्टेट। इस प्रकरण में अभियुक्त ने यह स्वीकार किया कि उसने एक घातक हथियार से प्रहार किया था, किंतु साथ ही उसने यह भी कहा कि मृतक के हमले को विफल करने के लिए ऐसा किया गया था। अभिलेख पर इस बात का साक्ष्य था कि मृतक ने अभियुक्त या उसके दल पर कोई हमला नहीं किया था। ऐसी स्थिति में न्यायालय ने अभियुक्त को फंसाने वाले कथन को न फंसाने वाले कथन से पृथक रखते हुए दोषसिद्ध कारित किया। संस्कृति में अगला प्रश्न ये पूछा जाता है कि संस्वीकृति के प्रकार बताइए। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। संस्वीकृति के प्रकार। संस्वीकृति निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। नंबर 1, न्यायिक संस्वीकृति। नंबर 2, न्यायिकेतर संस्वीकृति। नंबर 1 पर जो है न्यायिक स्वीकृति, उसे देख लेते हैं। जो संस्कृति न्यायालय के समक्ष या न्यायिक कार्रवाई के दौरान न्यायालय में की जाती है उसे न्यायिक संस्वीकृति कहा जाता है। ऐसी संस्वीकृति में अभियुक्त अपने अपराध को स्वीकार करता है। न्यायिक संस्वीकृति के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 की उपधारा 2 मजिस्ट्रेट के ऊपर यह कर्तव्य आरोपित करती है कि अभियुक्त की संस्वीकृति को लेखबद्ध करने से पहले वह अभियुक्त को समझाए कि वह संस्वीकृति करने के लिए बाध्य नहीं है। यदि वह संस्वीकृति करता है तो उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है और मजिस्ट्रेट को तब तक संस्वीकृति लेखबद्ध नहीं करना चाहिए जब तक उसको यह विश्वास नहीं हो जाता कि वह संस्वीकृति स्वेच्छापूर्ण कर रहा है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 80 ऐसी लेखबद्ध की गई संस्वीकृति के बारे में अवधारणा कर लेती है। वह संस्वीकृति विधि अनुसार की गई है। नंबर 2 पे आता है न्यायिकेतर संस्वीकृति। जो संस्वीकृति न्यायालय के बाहर की जाती है उसे न्यायिक संस्वीकृति कहा जाता है। ऐसी संस्वीकृति मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं की जाती है। न्यायिकेतर संस्कृति का स्वैच्छिक होना आवश्यक है। न्यायिकेतर संस्कृति कोई कमजोर साक्ष्य नहीं है। न्यायिकेतर संस्कृति के आधार पर अभियुक्त को दंडित किया जा सकता है। इसमें एक बात आए थे प्यारे सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि विधि यह अपेक्षा नहीं करती है कि हालत में न्यायिकेतर संस्कृति को किसी अतिरिक्त साक्ष्य के द्वारा संपुष्ट किया जाए। एक अगला वाद आया था M.K. एंटनी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने न्यायिकेतर संस्कृति के आधार पर अभियुक्त की दोषसिद्धि को उचित ठहराया। इस मामले में अभियुक्त ने अपनी पत्नी तथा दोनों बच्चों की हत्या करने के बाद अपने गहरे दोष से अपराध को स्वीकार किया था। इसमें अगला वाद आया था नारायण सिंह बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि न्यायालय को यह मानकर कार्य नहीं करना चाहिए कि न्यायिकेतर संस्कृति एक कमजोर साक्ष्य है।
ऐसी संस्कृति का मूल्यांकन परिस्थितियों की प्रकृति, समय और गवाहों की विश्वसनीयता के आधार पर किया जाना चाहिए। एक अगली संस्कृति और होती है, इसका नाम है प्रत्याहारी संस्कृति। इसे देख लेते हैं। संस्कृति अभियुक्त व्यक्ति द्वारा इस बात की स्वीकृति है कि अभियुक्त ने आरोपित अपराध किया है। कभी कभी अभियुक्त स्वयं द्वारा की गई संस्कृति को उत्तरवर्ती अवस्था में यह कहकर अस्वीकार कर देता है कि उसने ऐसी कोई संस्कृति नहीं की थी या उसके द्वारा की गई संस्कृति गलत या असत्य थी। ऐसी स्थिति में यह कहा जाता है कि अभियुक्त द्वारा संस्कृति को प्रत्याहार कर लिया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रत्याहारी संस्कृति के बारे में पूर्णतः मौन है। अधिनियम में प्रत्याहारी संस्कृति को न तो परिभाषित किया गया है और न ही साक्ष्य मूल्य पर प्रकाश डाला गया है। यह सुस्थापित है कि जहाँ कोई संस्कृति सत्य एवं विश्वसनीय हो तथा स्वेच्छा पूर्वक की गई हो, वहाँ अभियुक्त के बाद में मुकर जाने की से ऐसी संस्कृति विसंगत नहीं हो जाती है। प्रत्याहार के बावजूद भी संस्कृति की सुसंगतता बनी रहती है। जहाँ संस्कृति का प्रत्याहार कर लिया गया है, वह न्यायालय को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि अन्य स्वतंत्र साक्ष्यों से संस्कृति की संपुष्टि कर लिया जाए। संपुष्टि का यह नियम विधि का नियम है। यह प्रज्ञा एवं सतर्कता का अंग है। इसमें एक वाद आया था प्यारे लाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रत्याहारी संस्कृति के साक्ष्य मूल्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नंबर 1, यह प्रत्याहारी संस्कृति स्वैच्छिक, सत्य एवं विश्वसनीय हो तो वह दोषसिद्धि का आधार हो सकती है। एक अगला पॉइंट है, स्वतंत्र साक्ष्य से संपुष्टि के बिना सामान्यतः अभियुक्त को दोषित नहीं करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, यदि किसी विशेष मामले में न्यायालय पूर्णतः संतुष्ट हो तो संपुष्टि के बिना भी दोषसिद्धि अभिलिखित कर सकता है। संस्कृति में अगला प्रश्न ये पूछा जाता है कि संस्वीकृति का साक्ष्य मूल्य बताइए। इसका उत्तर देख लेते हैं। संस्वीकृति का साक्ष्य मूल्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 से धारा 30 संस्वीकृति के बारे में प्रावधान करती है। इसमें से कोई भी धारा संस्वीकृति को न तो परिभाषित करती है और न ही साक्ष्य मूल्य के बारे में प्रकाश डालती है। अनेक न्यायिक विनिश्चयों से यह स्पष्ट किया गया है कि संस्वीकृतियां सार्वजनिक साक्ष्य हैं और यह अकेले ही दोषसिद्धि का आधार हो सकती हैं यदि संस्वीकृति नंबर 1 प्रत्यक्ष एवं स्वैच्छिक हो, नंबर 2 सत्य एवं विश्वसनीय हो। इसमें एक वाद आया था संकरिया बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। इस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने धारण किया कि यदि संस्कृति स्वैच्छिक होने के साथ साथ सत्य एवं विश्वसनीय पाई जाती है तो वह सुसंगत होगी तथा दोषसिद्धि का आधार हो सकती है। संस्कृति का स्वैच्छिक होना संस्कृति की सुसंगत होने की पूर्ववर्ती शर्त है। एक अगला वाद आया था सरवन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। इस मामले में अभियुक्त कई दिन तक पुलिस की अभिरक्षा में था और वहीं से सीधा मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया गया था। उसके चेहरे पर मारपीट के निशान थे। मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को न तो सुरक्षा दी और न ही सोचने के लिए समय। न्यायालय ने ऐसी संस्कृति को अस्वीकार कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके सीधे मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाता है तो मजिस्ट्रेट से यह अपेक्षा की जाती है कि कम से कम 24 घंटे तक के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अथवा अभियुक्त व्यक्ति को न्यायिक अभिरक्षा में भेज देना चाहिए। इसके पश्चात ही संस्वीकृति को अभिलेख करना चाहिए। संस्कृति में अगला प्रश्न ये पूछा जाता है कि स्वीकृति और संस्वीकृति में अंतर बताइए। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। स्वीकृति और संस्कृति में अंतर। नंबर 1, स्वीकृति शब्द को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 में परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार स्वीकृति एक मौखिक, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट अभिकथन है जो विवादक तथ्य एवं सुसंगत तथ्य के बारे में अनुमान इंगित करता है, जबकि संस्कृति शब्द को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। पाकला नारायण स्वामी के मामले में लॉर्ड एटकिन महोदय ने संस्कृति शब्द को परिभाषित किया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने
बलविंदर कौर के मामले में उस परिभाषा को स्वीकार कर लिया जिसके अनुसार संस्कृति अभियुक्त द्वारा इस आशय की स्वीकृति है कि उसने आरोपित अपराध किया है। नंबर 2, दूसरा अंतर यह है, स्वीकृति भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 18 से धारा 20 में वर्णित व्यक्तियों और परिस्थितियों में किया जा सकता है, जबकि संस्कृति केवल अभियुक्त व्यक्ति ही करता है। नंबर 3 पर जो अंतर दिया गया है वह है, स्वीकृति सिविल एवं डांडिक दोनों मामलों में की जा सकती है, जबकि संस्कृति केवल डांडिक मामलों में की जा सकती है। नंबर 4 पर है, धारा 23 के अनुसार यदि स्वीकृति इस अभिकृत शर्त पर की गई है कि उसका साक्ष्य नहीं लिया जाएगा तो साक्ष्य नहीं लिया जा सकता है, और यदि साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है तो यह विसंगत होगा, जबकि धारा 29 यह प्रावधान करती है कि अन्यथा सुसंगत संस्कृति को गुप्त रखने के वचन आदि के कारण विसंगत नहीं होगी। 5वां अंतर है, धारा 31 के अनुसार स्वीकृतियां स्वीकृत तथ्यों का निश्चायक सबूत नहीं होती हैं, जबकि संस्कृतियां सारवान साक्ष्य होती हैं। यदि अभियुक्त द्वारा की गई संस्कृति शैक्षिक, सत्य, विश्वसनीय एवं भरोसेमंद हो तो ऐसी संस्कृति के आधार पर अभियुक्त व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। संस्कृति में अगला प्रश्न पूछा जाता है कि अभियुक्त द्वारा की गई संस्कृति डांडिक कार्रवाई में कब विसंगत होगी। तो चलिए इसको उत्तर देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24, धारा 25 तथा धारा 26 के प्रथम भाग में यह प्रावधान किया गया है कि अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई संस्कृति डांडिक कार्रवाई में विसंगत होगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 के अनुसार यदि किसी संस्कृति को प्राप्त करने में किसी प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर अभियुक्त से कोई ऐसा प्रलोभन, धमकी या वचन दिया गया है कि संस्कृति कर लेने पर वह ऐहिक रूप का कोई लाभ उठाएगा या ऐहिक रूप की बुराई से वह बच जाएगा, तो ऐसी संस्कृति विसंगत होगी। इस प्रकार धारा 24 को लागू होने के लिए निम्नलिखित आवश्यक तथ्यों की संतुष्टि आवश्यक है। नंबर 1, संस्कृति उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा प्राप्त की गई हो। नंबर 2, ऐसी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से दी गई हो। नंबर 3, उत्प्रेरणा, धमकी या वचन अभियुक्त के विरुद्ध आरोप के संदर्भ में हो। नंबर 4, उसे यह प्रतीत हो कि ऐसी संस्कृति से उसे ऐहिक रूप का फायदा होगा या किसी बुराई का परिवर्जन होगा या बुराई से बच जाएगा। नंबर 1 पर जो पहला पॉइंट आता है उसे देख लेते हैं। उत्प्रेरणा, धमकी या वचन। कभी कभी अभियुक्त व्यक्ति को लालच देकर, डराकर, धमकाकर या वायदा करके संस्कृति प्राप्त की जाती है। ऐसी संस्कृति साक्ष्य के रूप में ग्रहण नहीं होगी। ऐसा प्रलोभन, धमकी अथवा वायदा चाहे अभिव्यक्त हो या विवक्षित हो या प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, संस्कृति को साक्ष्य में आग्रह बना देती है। नंबर 2 पे आता है प्राधिकारवान व्यक्ति। भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्राधिकार व्यक्ति को परिभाषित नहीं करती है। यह अभिव्यक्ति राज्य के कर्मचारी को संदर्भित करती है। अतः दंडाधिकारी भले ही वह दंडाधिकारी के रूप में प्रश्नगत मामले में संबंध न हो, उनके लिपिक, आशुलिपिक, पुलिस कांस्टेबल, तलाशी लेने वाले लोग, अभियोजन तथा उनके पति या पत्नी प्राधिकारवान व्यक्ति हो सकते हैं। गांव का मुखिया तथा ग्राम पंचायत का अध्यक्ष प्राधिकारवान व्यक्ति माने गए हैं। इस प्रकार ग्राम प्रधान को भी प्राधिकारवान व्यक्ति माना गया है। साधारण पंच को प्राधिकारवान व्यक्ति नहीं माना गया है। अब तीसरा पॉइंट आता है, उत्प्रेरणा, धमकी या वचन प्रश्नगत आरोप के बाद में हो। संस्कृति को अपवर्जित करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रश्नगत उत्प्रेरणा, धमकी या वचन अभियुक्त पर लगाए गए आरोप के संबंध में हो। इसमें एक वाद आया था, एम्प्रेस बनाम मोहनलाल। इस प्रकरण में अभियुक्त पर हत्या का आरोप था। उसे पंचायत के समक्ष संस्कृति करने के लिए बाध्य किया गया। पंचायत ने उसे आजीवन जाति से निकालने की धमकी दी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने धारण किया कि जाति से निकालने की धमकी के भय से की गई संस्कृति सुसंगत होगी। नंबर 4 पे आता है, ऐहिक प्रकृति का लाभ या बुराई।
ऐहिक प्रकृति का लाभ अथवा ऐहिक प्रकृति की बुराई शब्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित नहीं है। सामान्यतः ऐहिक प्रकृति के लाभ यह बुराई में भौतिक अथवा लौकिक प्रकृति के समक्ष लाभ अथवा हानि शामिल है। केवल नैतिक तथा आध्यात्मिक उत्प्रेरणाएं संस्कृति को दूषित नहीं करती है। अतः जहाँ अभियुक्त को मंदिर चर्च में लेकर ईश्वर के समक्ष कुछ कहने के लिए कहा जाता है तो वहाँ अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई संस्कृति दूषित नहीं होगी और साक्ष्य के रूप में सुसंगत होगी। संस्कृति में अगला प्रश्न ये पूछा जाता है कि पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्कृति के बारे में बताइए। इसका उत्तर देख लेते हैं। पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्कृति जिसे धारा 25 में बताया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 ऐसी संस्कृति को विसंगत घोषित करती है जो किसी पुलिस अधिकारी से की गई हो। धारा 25 के अनुसार किसी पुलिस अधिकारी से की गई कोई भी संस्कृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी। अगला पॉइंट है धारा 25 का तात्विक आधार। नंबर 1, पुलिस द्वारा गंभीरता पूर्वक अन्वेषण सुनिश्चित करने की दृष्टि से। नंबर 2, न्यायालय के समक्ष अधिक से अधिक साक्ष्य उपलब्ध कराने की दृष्टि से। नंबर 3, पुलिस को शिथिल होने से बचाने के लिए और उसके द्वारा लघु मार्ग का अनुसरण निवारित करने के लिए। नंबर 4, अभियुक्त को अनावश्यक शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना से बचाने के लिए। अगला पॉइंट है पुलिस अधिकारी कौन है। पुलिस अधिकारी से तात्पर्य नियमित पुलिस बल के सदस्य से है। पुलिस शब्द व्यापक अर्थ रखता है। राजा राम जायसवाल बनाम स्टेट ऑफ बिहार। इस प्रकरण में धारण किया गया कि पुलिस में वह प्रत्येक व्यक्ति सम्मिलित है जो पुलिस अधिकारी की शक्ति रखता है। आबकारी निरीक्षक तथा आबकारी उपनिरीक्षक धारा 25 के प्रयोजन के लिए पुलिस अधिकारी है। परंतु एक अगला वाद आया था इसी में बालकृष्ण बलाव स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने धारण किया कि अन्वेषण की शक्ति पुलिस की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। कस्टम अधिकारी पुलिस की शक्ति नहीं रखते हैं, अतः वे धारा 25 की परिधि में बाहर है। अगला पॉइंट है धारा 25 के महत्वपूर्ण मामले। पहला वाद आता है इसके अंतर्गत ए नगोशिया बनाम स्टेट ऑफ बिहार। इस मामले में अभियुक्त ने थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाई जिसमें उसने संस्कृति की उसने अपनी बहन, दामाद और बहन की लड़की की हत्या कर दी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त द्वारा की गई संस्कृति धारा 25 के अंतर्गत आती है, अतः ऐसी संस्कृति दंडिक मामलों में विसंगत होगी और अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती है। एक अगला वाद आया था सीताराम बनाम स्टेट ऑफ यूपी। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारण किया कि मृतक के शव के समीप संस्कृतिकारी कथन लिखकर अभियुक्त द्वारा छोड़ा गया था। पत्र धारा 25 की परिधि से बाहर होगा, अतः वह सुसंगत होगा। एक अगला वाद आता है एम्परर बनाम हरिप्यारी। इस मामले में धारण किया गया कि जहां संस्कृति पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को की गई है, किंतु ऐसी संस्कृति करते समय कोई पुलिस वाला आकस्मिक रूप से सुन लेता है तो इतने मात्र से संस्कृति का साक्ष्य मूल्य नष्ट हो जाता है। परंतु जहां पुलिस द्वारा संस्कृति प्राप्त करने के प्रयोजन से गोपनीय ढंग से कोई व्यक्ति रख दिया जाता है तो वहां संस्कृति दूषित होगी। संस्कृति में अगला प्रश्न ये पूछा जाता है कि पुलिस की अपेक्षा में की गई संस्कृति से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर देख लेते हैं। पुलिस की अभिरक्षा में की गई संस्कृति जिसे धारा 26 में बताया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 के अनुसार कोई भी संस्कृति जो किसी व्यक्ति ने उस समय की हो जब वह पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में हो, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी जब तक वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में न की गई हो। धारा 26 के प्रावधान से स्पष्ट है कि केवल पुलिस के प्रति संस्कृति ही नहीं बल्कि पुलिस की अभिरक्षा में किसी भी व्यक्ति के प्रति की गई संस्कृति साबित नहीं की जाएगी। पुलिस अभिरक्षा का मतलब
पुलिस नियंत्रण से होता है, चाहे वह घर में हो, चाहे किसी खुले स्थान पर हो, चाहे यात्रा में हो। जेल खाने की चार दीवारी आवश्यक नहीं है। इस बिंदु पर निम्नलिखित दो वाद महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, एम्परर बनाम जोगिया। इस मामले में एक स्त्री जिसे एक युवक की हत्या के लिए चौकीदार द्वारा पकड़ा गया। चौकीदार ने उस स्त्री को गांव वालों के पास छोड़कर थाने में सूचना देने के लिए गया। उस समय स्त्री ने गांव वालों से हत्या करने की संस्वीकृति कर ली। पटना उच्च न्यायालय ने धारण किया कि स्त्री द्वारा युवक की हत्या के संबंध में की गई संस्वीकृति पुलिस अभिरक्षा में माना जाएगा और उसे साबित नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार अगला वाद है आर बनाम लेस्टर। इस मामले में एक पुलिस अभियुक्त के तांगे पर बैठकर ले जा रहा था। पुलिस उस तांगे वाले के पास अकेला छोड़कर कहीं चला गया और अभियुक्त ने तांगे वाले से अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। निर्णित हुआ कि अभियुक्त द्वारा तांगे वाले से की गई संस्कृति पुलिस अभिरक्षा में माना जाएगा तथा अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं किया जाएगा। संस्कृति में अगला प्रश्न ये पूछा जाता है कि पुलिस अभिरक्षा में किया गया ऐसा कथन जिसके आधार पर किसी तथ्य का पता चला हो के बारे में बताइए। इसका उत्तर देखते हैं। पुलिस अभिरक्षा में किया गया ऐसा कथन जिसके आधार पर किसी तथ्य का पता चला हो जिसे धारा 27 में बताया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27, धारा 25 एवं धारा 26 का अपवाद है। धारा 25 के अनुसार किसी पुलिस ऑफिसर से की गई कोई भी संस्कृति, किसी अपराध के अभियुक्त से की गई कोई भी संस्कृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी। धारा 26 के अनुसार कोई भी संस्कृति जो किसी व्यक्ति ने उस समय की हो जब वह पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में हो, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी जब तक वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में न की गई हो। धारा 27 के अनुसार जब किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से जो पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में हो प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरूप किसी तथ्य का पता चलता है, तब ऐसी जानकारी में से उतनी चाहे वह संस्कृति की कोटि में आता हो या नहीं, जितना पता चले हुए तथ्यों से स्पष्टतः संबंधित है, साबित की जा सकती है। धारा 27 को लागू होने के लिए निम्नलिखित शर्तों की संपुष्टि आवश्यक है। नंबर 1, किसी अपराध का अभियुक्त हो। नंबर 2, ऐसा अभियुक्त पुलिस की अभिरक्षा में हो। नंबर 3, अभियुक्त ने पुलिस अभिरक्षा में कोई कथन किया हो। ऐसे कथन से किसी नए तथ्य का पता चला हो। ऐसे कथन में से केवल उतना भाग जितना पता चले तथ्य से स्पष्टतः संबंधित हो, साबित किया जा सकता है। स्पष्ट है कि धारा 27 पुलिस अभिरक्षा में किए गए ऐसे कथन जिससे किसी तथ्य का पता चला हो सुसंगत घोषित करती है। अभियुक्त द्वारा पुलिस अभिरक्षा में किया गया कथन अपने संपूर्ण रूप में सुसंगत नहीं होगा। कथन का केवल वह अंग सिद्ध किया जा सकेगा जिससे किसी तथ्य का पता चला हो। अभियुक्त द्वारा किया गया कथन संस्कृतिकारी या अन्यथा हो सकता है। दोनों ही स्थितियों में कथन का केवल वह अंग सुसंगत होगा जिससे किसी तथ्य का पता चला है। धारा 27 में प्रावधानित नियम का औचित्य यह है कि ऐसा कथन जिसके आधार पर किसी तथ्य का पता चला हो स्वयं अपनी सत्यता को पुष्ट करता है। इस बिंदु पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामले हैं। नंबर 1, पी पुलकटी कुटैया बनाम एम्परर। इस मामले में एक अभियुक्त ने संस्वीकृति की कि मैंने तथा मेरे साथियों ने कुटैया तथा सुभैया की पीट कर मार डाला। मैंने अपने साथी का भाला तथा अपनी छड़ी अपने गांव में सूखी घास के ढेर में छुपा दिया है। अगर आप आए तो वह स्थान दिखा दूंगा। एक दूसरे अभियुक्त ने कहा कि मैंने सुभैया को भाले से मारा और उसे भाले को घर के आंगन में छुपाया है। मैंने आपको वह स्थान दिखाऊंगा। पुलिस ने बताई गई वस्तुएं बताए गए स्थान से बरामद की।
प्रिवी काउंसिल ने निर्णय दिया कि प्रथम अभियुक्त का केवल यह कथन कि मैंने एक भाला तथा छड़ी घास के ढेर में छुपाया है, यदि आप आए तो दिखाऊंगा, साक्ष्य ग्राह्य था। दूसरे अभियुक्त का केवल यह कथन कि मैंने भाले को घर के आंगन में छुपाया है, मैं आपको वह स्थान दिखाऊंगा, साक्ष्य में ग्राह्य था। प्रिवी काउंसिल ने यह कहा कि धारा 27 का केवल वही भाग साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है जो प्राप्त की गई वस्तु से सीधे संबंधित हो। एक अगला वाद आया था स्टेट ऑफ यूपी बनाम देवमन उपाध्याय। इस मामले में अभियुक्त देवमन को श्रीमती सुखदोई की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। देवमन ने पुलिस से कथन किया कि उसने सुखदोई की हत्या गडासे से की है। गडासा उसने किसी दूसरे व्यक्ति से मांगा था। गडासा तालाब में फेंक दिया और जल्दी नहाकर भाग गया। पुलिस ऑफिसर तथा गवाही की उपस्थिति में देवमन ने तालाब से गडासा निकाला। उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया कि अभियुक्त के कथन का वह अंश जिससे उसने कहा था कि उसने सुखदोई को मारा था को छोड़कर शेष कथन साक्ष्य में ग्राह्य होगा। न्यायमूर्ति शाह ने कहा कि धारा 27 के अधीन अभियुक्त की संस्कृति का केवल वही भाग ग्राह्य होता है जिससे किसी तथ्य की जानकारी हुई है। संस्कृति में अगला प्रश्न यह पूछा जाता है कि सह अभियुक्त की संस्कृति के बारे में बताइए एवं सह अभियुक्त की संस्कृति का साक्ष्य मूल्य क्या है। आइए इसको उत्तर देख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 सह अभियुक्त से संबंधित है। जब एक से अधिक व्यक्तियों का एक ही अपराध के लिए संयुक्त विचारण किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति आपस में एक दूसरे के सह अभियुक्त कहलाते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 को लागू होने के लिए निम्नलिखित शर्तों की संतुष्टि आवश्यक है। नंबर 1, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का संयुक्त विचारण हो रहा हो। नंबर 2, ऐसे संयुक्त विचारण एक ही अपराध के लिए हो रहा हो। नंबर 3, एक सह अभियुक्त द्वारा संस्वीकृति की गई हो। नंबर 4, ऐसी संस्वीकृति दूसरे अभियुक्त को प्रभावित करती हो। नंबर 5, ऐसी संस्वीकृति साबित हो गई हो। उपरोक्त अपेक्षाओं की संतुष्टि के पश्चात धारा 30 के अंतर्गत की गई संस्वीकृति सह अभियुक्त के संबंध में विचारणीय होगी। उसको उदाहरण देख लेते हैं। ए और बी का सी की हत्या कारित करने के लिए संयुक्त विचारण किया जाता है। यह साबित किया जाता है कि ए ने कहा बी और मैंने सी की हत्या की। बी के विरुद्ध इस संस्वीकृति के प्रभाव पर न्यायालय विचार कर सकेगा। अब अगला है सह अभियुक्त की संस्वीकृति का साक्ष्य मूल्य। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 एक सह अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति को दूसरे सह अभियुक्त की दृष्टि से विचारणीय घोषित करती है, किंतु यह धारा ऐसी संस्वीकृति के साक्ष्य मूल्य के बारे में मौन है। अनेक न्यायिक निश्चयों द्वारा यह स्थापित हो चुका है कि ऐसी संस्वीकृति का साक्ष्यिक बल अत्यधिक दुर्बल है। ऐसी संस्वीकृति विचार में ली जा सकती है किंतु वह दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकती। इसमें एक वाद आया था भवानी साहू बनाम द किंग। इस मामले में धारण किया गया कि सह अभियुक्त की संस्वीकृति धारा 3 में दिए गए साक्ष्य शब्द की परिभाषा के अनुसार साक्ष्य नहीं है। ऐसी संस्वीकृति शपथ पर नहीं की जाती है और न ही दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति में की जाती है और न ही इसकी प्रति परीक्षा से जांच की जा सकती है। एक अगला वाद आया था कश्मीरा सिंह बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने धारण किया कि सह अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति दूसरे अभियुक्त की दृष्टि से एक दुर्बल साक्ष्य है। केवल इस संस्कृति के आधार पर दूसरे सह अभियुक्त की दोषसिद्धि नहीं की जा सकती। न्यायालय ऐसी संस्कृति का समर्थनकारी उपयोग आवश्यक कर सकता है यदि अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हो तो सह अभियुक्त की संस्वीकृति द्वारा उसे अतिरिक्त बल प्रदान किया जा सकता है। संस्कृति में अगला प्रश्न ये पूछा जाता है कि सह अपराधी कौन होता है। किसी सह अपराधी के द्वारा दिए गए साक्ष्य की ग्राह्यता तथा मूल्य को निर्धारित करने में जो नियम लगते हैं उनको समझाइए। तो चलिए इसके उत्तर देख लेते हैं। सह अपराधी की परिभाषा, जिसे सरकारी गवाह
भी कहा जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सह अपराधी शब्द परिभाषित तथा स्पष्टीकृत नहीं है। इस शब्द का प्रयोग धारा 133 एवं धारा 114 के दृष्टांत बी में किया गया है। सामान्यतः सह अपराधी के अंतर्गत वह व्यक्ति आता है जो दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर कोई अपराध करता है। वह व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 या धारा 307 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा इस आधार पर क्षमादान कर दिया जाता है कि वह अपराध के कर्ता तथा दुष्प्रेरक के बारे में सही बातों को बताएगा। जिस अभियुक्त व्यक्ति को क्षमादान कर दिया जाता है वही सह अपराधी अर्थात सरकारी गवाह या अकॉम्प्लिस या अप्रूवर कहलाता है। पहली बार हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डेविस बनाम डीपीपी के प्रकरण में सह अपराधी शब्द को परिभाषित किया, जो इस प्रकार है। वे व्यक्ति जो दूसरे के साथ मिलकर अपराध करते हैं या अपराध करने में सहयोग करते हैं या अपराध करने का दुष्प्रेरण करते हैं। वे व्यक्ति चोरी करने वालों से चोरी का सामान प्राप्त करते हैं, भले ही चोरी के अपराध में सम्मिलित न हुए हों। वे व्यक्ति जो अभियुक्त के साथ विचारणीय अपराध में सहयोगी न रहे हों, परंतु वे अभियुक्त के द्वारा पूर्व कारित अपराध में सहयोगी रहा हो और वह पूर्व कारित अपराध भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 या धारा 15 के अंतर्गत सुसंगत हो। इसमें निम्नलिखित वाद आए थे। कृष्णा लाल शर्मा बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा। एक अगला वाद आया था भोगनी भाई बनाम स्टेट ऑफ गुजरात। एक अगला वाद था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम CK जैन। उपरोक्त मामलों में उच्चतम न्यायालय ने धारण किया कि लैंगिक अपराध से पीड़ित लड़की सह अपराधी के अंतर्गत नहीं आएगी और धारा 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक सामान्य सक्षम साक्षी होगी। सह अपराधी के साक्ष्य का आपराधिक मूल्य, इसे देख लेते हैं। सह अपराधी के साक्ष्य का साक्ष्यिक मूल्य के संबंध में दो बंद प्रकाश डालते हैं। नंबर 1, धारा 133 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 के अनुसार सह अपराधी अभियुक्त के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा और कोई भी दोष सिद्धि इसलिए अवैध नहीं होगी कि वह किसी सह अपराधी के असंपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर की गई है। धारा 114 दृष्टांत बी। धारा 114 दृष्टांत बी के अनुसार न्यायालय यह अवधारणा कर सकता है कि सह अपराधी विश्वास के योग्य व्यक्ति नहीं है, अतः जब तक अन्य साक्ष्य के उसकी बातों को संपुष्ट नहीं कर लिया जाता है, जब तक दंडित नहीं किया जाना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि सह अपराधी के साक्ष्य का क्या मूल्य दिया जाए, अर्थात क्या सह अपराधी के परिसाक्ष्य के आधार पर अभियुक्त व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है या अन्य स्वतंत्र साक्ष्य से संपुष्टि आवश्यक है। इस संबंध में सर्वप्रथम द किंग बनाम वास्कर विले का एक वाद आया। इस मामले में इंग्लैंड के न्यायालय ने धारण किया कि निसंदेह सह अपराधी का असंपुष्ट परिसाक्ष्य विधि के अनुसार ग्राह्य है, परंतु सह अपराधी के परिसाक्ष्य के आधार पर दंड देने के पहले न्यायालय को सचेत कर देना चाहिए कि वह कोई स्वतंत्र साक्ष्य हो तो उस पर विचार कर लें। लेकिन ऐसी चेतावनी के बावजूद भी जूरी ऐसे अभियुक्त व्यक्ति को दोषित करता है तो विचार न्यायालय दंड को केवल इसलिए रद्द नहीं करेगा कि सह अपराधी के साक्ष्य की संतुष्टि नहीं है। इसमें अगला वाद आया था रामेश्वर सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने सह अपराधी के साक्ष्य के साक्ष्यिक मूल्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नंबर 1, यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक साक्ष्यिक सात्विक परिस्थिति की पसंद संपुष्टि होनी चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा होता तो सह अपराधी के परिसाक्ष्य की आवश्यकता ही नहीं क्या रह जाती। नंबर 2, कुछ ऐसा स्वतंत्र साक्ष्य होना चाहिए जो साक्ष्य के कथन को युक्तियुक्त रूप से विश्वसनीय बना दे कि अभियुक्त व्यक्ति ही वह व्यक्ति था। नंबर 3, संपुष्टि के लिए यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्यक्ष साक्ष्य को प्रस्तुत किया जाए, उसका अपराध से संबंध दर्शाने के लिए परिस्थितियों का साक्षी पर्याप्त है। एक अगला वाद आया था डगडू बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। डगडू बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस मामले में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि धारा 133 और धारा 114 के दृष्टांत भी कोई अंतर विरोध नहीं है। धारा 133 स्पष्ट रूप से न्यायालय को सह अपराधी के संपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर
दोषसिद्धि करने का पूर्णतः अधिकार प्रदान करती है, परंतु ऐसा साक्षी स्वयं अपराधी रहा है, इसलिए प्रत्येक स्थिति में वह विश्वसनीय नहीं हो सकता। इसलिए न्यायालय के मार्गदर्शन के लिए धारा 114 के दृष्टांत बी में बताया गया है कि अगर आवश्यक हो तो न्यायालय यह अवधारणा कर सकता है कि सह अपराधी की बातें यकीन करने लायक नहीं है, जब तक कि अन्य स्वतंत्र साक्ष्य से संपुष्टि नहीं हो जाती है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि धारा 133 एक विधि का नियम है और धारा 114 का दृष्टांत भी केवल सतर्कता का नियम है। अतः मजिस्ट्रेट या न्यायालय धारा 114 के दृष्टांत बी को अपने मस्तिष्क में रखते हुए अभियुक्त व्यक्ति को दंडित करता है तो ऐसा दंडादेश अविधिमान्य नहीं होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।